मैं देश की शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। मैं खुद को एक स्टूडेंट की भूमिका में रखता हूँ। हर एक दिन कुछ चीज नया सीखना चाहिए। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जिंदगी भर सीखोगे तो कुछ कर पाओगे। मैं आप सबके बीच में आज लुधियाना उनके निमंत्रण से और आपके स्नेह के कारण आप आने के कारण खुद को गौरवशाली महसूस करता हूँ। खुद को बहुत आनंदित महसूस करता हूँ। आप सबको आभार प्रकट करता हूँ आप इतने संख्या में इस कार्यक्रम में आने के लिए। स्कूल एक अनोखा स्कूल है। मेरे को आज दो स्कूल दिखने का अवसर मिला। एक तो सत्य भारती एलिमेंट्री स्कूल को मैंने आज कानपुर में देखा। फिर आज लुधियाना शहर में इस स्कूल को, इस इंस्टीट्यूशन को दिखने का अवसर मिल रहा है। आज मित्रों, हम लोगों की सौभाग्य है, हम लोग मिलके दो विभूतियों को आज हमने याद कर रहे हैं। हमारे देश की राष्ट्र जागृति की अनन्य व्यक्तित्व पंडित बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रची गई वंदे मातरम गान की अभी 150 साल पूरे हुए। इससे तो हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को बड़े आदर से वंदे मातरम और जनगण मन को उसको एक देश स्वीकार किया है। उस समय में देश की आवश्यकता देश की स्वराज्य के लिए था, स्वराज्य के लिए था। आजादी की लड़ाई था जिसमें पंजाब नेतृत्व कर रहा था। उस लड़ाई की चेतना को जागृति करने के लिए वंदे मातरम की रचना की गई। आज ही उस वंदे मातरम की प्रासंगिकता इसीलिए है, अभी हमें समृद्धि की ओर जाना है। आजादी को 78 साल पूरे हुए और 22 साल के बाद 2047 में हम विकसित भारत के लक्ष्य रखे हैं, आजादी की शताब्दी के समय में। आज के कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित इस संस्थान के चेयरमैन, देश के नामी उद्योगपति, इस शहर के सुपुत्र आदरणीय श्री राकेश मित्तल जी, इस संस्था के ट्रस्टी आदरणीय विपिन गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी, जीएल वसी जी, तथा जिन महानुभावों को आज सम्मान से सम्मानित किया गया, ऐसे आदरणीय श्रीमती मुक्ताबेन जी, किरण मोदी जी, राहुल झा जी, अनुराग चौहान जी। मैं देश की शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। मैं खुद को एक स्टूडेंट की भूमिका में रखता हूँ। हर एक दिन कुछ चीज नया सीखना चाहिए। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जिंदगी भर सीखोगे तो कुछ कर पाओगे। तो मैं जब भी पिछले कई सालों से राकेश जी को मिलता हूँ, उन्होंने अपने शिक्षा के प्रति भारतीय एयरटेल फाउंडेशन की विभिन्न कार्यक्रम के बारे में मेरे को अवगत कराते थे और उसमें एक वादा था कि एक बार लुधियाना आना है। मैं आप सबके बीच में आज लुधियाना उनके निमंत्रण से और आपके स्नेह के कारण आप आने के कारण खुद को गौरवशाली महसूस करता हूँ। खुद को बहुत आनंदित महसूस करता हूँ। आप सबको आभार प्रकट करता हूँ आप इतने संख्या में इस कार्यक्रम में आने के लिए। स्कूल एक अनोखा स्कूल है। मेरे को आज दो स्कूल दिखने का अवसर मिला। एक तो सत्य भारती एलिमेंट्री स्कूल को मैंने आज कानपुर में देखा। फिर आज लुधियाना शहर में इस स्कूल को, इस इंस्टीट्यूशन को दिखने का अवसर मिल रहा है। आज मित्रों, हम लोगों की सौभाग्य है, हम लोग मिलके दो विभूतियों को आज हमने याद कर रहे हैं। हमारे देश की राष्ट्र जागृति की अनन्य व्यक्तित्व पंडित बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रची गई वंदे मातरम गान की अभी 150 साल पूरे हुए। इससे तो हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को बड़े आदर से
वंदे मातरम और जनगण मन को उसको एक देश स्वीकार किया है। लेकिन जब इस साल हम लोगों ने मनाया, समाज ने मन बनाया कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखी गई वंदे मातरम को हमें 150 साल पूर्ति के अवसर पे उसको एक लोक आंदोलन में, जन अभियान में परिवर्तित करना, क्योंकि अभी अभी राकेश जी कुछ विषय उल्लेख कर रहे थे, मैं आखिर में 2-3 शब्द उसमें भी कहना चाहूंगा। उस समय में देश की आवश्यकता देश की स्वराज्य के लिए था, स्वराज्य के लिए था। आजादी की लड़ाई था जिसमें पंजाब नेतृत्व कर रहा था। उस लड़ाई की चेतना को जागृति करने के लिए वंदे मातरम की रचना की गई। आज ही उस वंदे मातरम की प्रासंगिकता इसीलिए है, अभी हमें समृद्धि की ओर जाना है। आजादी को 78 साल पूरे हुए और 22 साल के बाद 2047 में हम विकसित भारत के लक्ष्य रखे हैं, आजादी की शताब्दी के समय में। ऐसे तो हमारी आजादी की लड़ाई हजारों साल की है। मैं पंजाब में इसीलिए इसको याद कर रहा हूं, पंजाब वो भूमि है, भारतवर्ष आजाद रहे, सुरक्षित रहे, इसकी सबसे बड़ा शहादत किसने दिया है? तो पंजाब की भूमि ने दिया है, सिख गुरुओं की परंपराओं ने दिया है, पंजाब के सामान्य लोगों ने दिया है। ये 1000 साल की लड़ाई, अंग्रेजों से हमको आजादी प्राप्त होते हुए 78 साल हो गए। अभी 2047 में हम शताब्दी बनाएंगे। 47 की लक्ष्यता स्वराज्य, खुद की शासन हो, खुद की व्यवस्था हो। अभी 2047 की लक्ष्य है समृद्धि आनी चाहिए। समृद्धि आने से तो ही विकसित भारत हो। इसीलिए बंकिम चंद्र चटर्जी जी की लिखी हुई वंदे मातरम आज भी प्रासंगिकता रखता है। इसीलिए आपको मैं आभार प्रकट करता हूं, आपने बंकिम चंद्र जी को पुष्पमाल्य देके सम्मानित करने का अवसर अनुष्ठान की ओर से दिया और वंदे मातरम को गान करने का सबको अवसर दिया, सौभाग्य दिया। साल भर वंदे मातरम को आप स्कूल की ओर से बच्चों के अंदर और समाज के अंदर इसको एक जागृति की गान मान के उसको एक सिर्फ रिचुअल्स नहीं, औपचारिकता नहीं, स्कूल उसको आगे बढ़ाएगी, ये मेरा अपेक्षा है। तो दूसरी मैं श्रद्धांजलि आज देना चाहूंगा स्वर्गीय आदरणीय श्री सत्यपाल मित्तल जी को। दूरदृष्टा किसको कहते हैं? दूरदृष्टा इसको कहते हैं जो सांप्रतिक समय की चिंता करते हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ चीज सोचते हैं जिसकी एक लंबे समय तक प्रभाव और इम्पैक्ट रहता है। कभी आप बच्चे सब लोग एक वैनियन ट्री के बारे में पढ़ा होगा, वटवृक्ष, बरगद। हमारे शहर में भी बहुत वैनियन ट्री होगा, बरगद होगा, वटवृक्ष होगा, हमें पता नहीं क्यों किसने लगाया, लेकिन गर्मी के दिनों में उनकी छाया सबको चाहिए। शहर के कोई प्रमुख स्थान पे कोई पेड़ पौधा लगा होगा, किसने लगाया किसी को पता नहीं, लेकिन वटवृक्ष दूरदृष्टा होता है। जिन्होंने लगाया उसको वो भी दूरदृष्टा होता है। इस लुधियाना शहर से आजादी की लड़ाई लड़ने वाला एक नौजवान आजाद भारत में अपने सामाजिक पहल के कारण अपना पुरुषार्थ, अपने परिवार को समृद्ध करने में उतने जितना नहीं लगाया, समाज को अपने पुरुषार्थ में जागरूक करने में समय लगाया। हमें, मेरे को व्यक्तिगत रूप में मैं बहुत धन्यवाद देता हूं राकेश जी को। उन्होंने स्वर्गीय श्री सत्यपाल मित्तल जी की इसी वटवृक्ष में मेरे को भी आज संस्कार और छाया देने का थोड़ा अवसर दिया। ये मेरे को बड़ा पवित्रता महसूस करवाता है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं आज जब सुबह से आपके साथ घूम रहा हूं और आज मेरे को आपने अवसर दिया आपकी संस्था की, कुछ इंस्टीट्यूशंस की दिखाने का अलावा, जो आपकी इस संस्था की संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व,
ये दो विषय पर आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए आपने जो विभिन्न आयाम आपने जोड़ा है, बच्चियों को स्कॉलरशिप देना, इससे कोई बढ़िया काम नहीं हो सकता। आपने ऐसे संगठनों को बुलाकर सम्मानित किया और उनको आर्थिक अनुदान बहुत बड़ी बात नहीं होती, आपने दिया, आपको आभार प्रकट करता हूं मैं समाज की ओर से, लेकिन उनको सामाजिक मंच पे सम्मानित करना, आदर करना, उनकी श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना, ये सबसे बड़ा काम है। आपके इस बड़े दिल के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने आज अच्छे कामों को सराहना किया और अच्छे काम आप खुद भी करते हो। मित्रों, मैं कहा कि आज की स्थिति के बारे में हम 2047 में समृद्धि के लक्ष्य रख के चल रहे हैं, विकसित भारत बनने के लक्ष्य में चल रहे हैं। अभी हम चर्चा करते, भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थनीति बन चुकी है। हमें आने वाले 20 साल में, 2 दशक में दुनिया की सबसे प्रभावशाली अर्थनीति बननी है। वो हमें शायद एक भी करा सकता है। मैं आज जब बच्चों के अंदर घूम रहा था, सुबह भी घुमा राकेश जी, मैं फ्रैंक बात कहना चाहता हूँ। मैं स्कूल के बच्चों को प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा प्रशंसा करता हूँ कानपुर के स्कूल बच्चों को। बच्चों के अंदर जो स्पष्टता, विज्ञान को समझने में, विज्ञान सिर्फ केवल नहीं था, विज्ञान से नवाचार था, साइंस से इनोवेशन था, इनोवेशन से एंटरप्रेन्योरशिप तक स्कूल पहुंच चुकी थी। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। दोनों स्कूल के बच्चों को मैं मिलकर इतना प्रभावित हूं और समाज ने अपना एक जिम्मेवारी निभाया। हमें अपने बच्चों को अवसर अगर देंगे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करेंगे उनके लिए, तो हमारे बच्चे भारत को 2047 तक समृद्ध अर्थनीति बनाएंगे। उसकी एक ही शर्त है, बच्चों को अच्छा प्रोत्साहन देना, उनको अवसर देना, उनको अपॉर्चुनिटी देना। आज मैं जब साइंस इनोवेशन में बहुत सारा चीज देख रहा था, ज्यादातर चीज टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ चुका है। खेती कैसे होगा, रोजमर्रा की कामकाज कैसे होगा, नया रोजगार की सृजन कैसे होगी, ये सारे में हेल्दी फूड कैसे रहा जाए, उत्पादन किया जाएगा, ये सारे में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ा कंपोनेंट जुड़ चुकी है। टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे सामने 2 रास्ता है। टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे, नहीं तो टेक्नोलॉजी बनाएंगे। मैं बच्चों को पूछना चाहता हूं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज करना चाहोगे या बनाना भी चाहोगे? आत्मविश्वास कम है, मैं फिर पूछ रहा हूं, टेक्नोलॉजी यूज करना चाहोगे या बनाना चाहोगे? हाँ, वो बच्चा पक्का बनाएगा, जो नहीं पक्का बनाएगा। हमें देश में विशेष करके, आप सौभाग्यशाली हो, आपके पेरेंट्स इस प्रकार की एजुकेशन इकोसिस्टम के अंदर नहीं आए थे। हमको आजादी के उपरांत हमको समस्या थी, देश के अंदर खाद्यान्न की चुनौती थी। पंजाब ने उसको पूरा किया, हरियाणा ने उसको पूरा किया। जय जवान जय किसान की हमारी स्लोगान सार्थक हुई। आज वो स्थिति नहीं है। आज हम दुनिया के अनेक गरीब देशों की खाद्यान्न की आवश्यकता पूरा कर रहे हैं, मेडिसिन की आवश्यकता पूरा कर रहे हैं। हमारी लुधियाना से जन्मी हुई एयरटेल कंपनी, आप जानते हो वो दुनिया की कितने नंबर की टेलीकॉम कंपनी बनी है? स्कूल के बच्चों को मालूम है? आपने जोर से भी कहा कि हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे। आप जिस चैरिटेबल फाउंडेशन के अंदर स्कूल में पढ़ते हो, आप जानते हो इनको अवसर मिला, भारत की जनता ने उनको अवसर दिया, उनकी मेहनत रही। एयरटेल दुनिया की 5 बड़े टेलीकॉम कंपनियों में एक है। उन्होंने मेरे को 2 नंबर दिया। मैं आपको इसको याद दिलाना चाहता हूं, अगर 30 साल पहले
लुधियाना का इकोसिस्टम से बड़ा हुआ एक सिस्टम, एक उद्यमी समूह 30 साल के अंदर दुनिया की 2 नंबर कंपनी बन पाएंगे। तो लुधियाना में तो ऐसे कंपनियां बनाने के लिए टैलेंट भरे पड़े हैं। अभी तक हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज किया देश में। अभी जो पीढ़ी आई है उसके सामने चुनौती केवल पंजाब की नहीं है, केवल भारत की नहीं है, दुनिया की चुनौती। आज क्लाइमेट कंसर्न सबको चिंता में डाला है, पर्यावरण सबको चिंता में डाला है। वाटर आने वाले दिनों में वर्ल्ड वॉर के कारण बनेगा, यह कहा जाता है। फूड सिक्योरिटी और नेचुरल फूड सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर बेस्ड फूड नहीं। पंजाब की जो हेल्थ इंडेक्स को हम देखें, हमने कृषि में काफी उन्नति किया, आगे बढ़ाया, लेकिन पंजाब में कैंसर को भी झेल रहा है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इसके अलावा भी खेती बनाना पड़ेगा, इसकी परे भी खेती बनाना पड़ेगा। यह सब आज केवल भारत की चुनौती नहीं है, ग्लोबल चैलेंजेस है। इस ग्लोबल चैलेंजेस को समाधान करने की हमको नया टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। जब हम विकसित भारत की बात कहते हैं, जब हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर की बात कहते हैं, जो हम ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी की बात कहते हैं, जब हम ग्लोबल सिटीजन बना के भारत से विश्व की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बात कहते हैं, तब रास्ता क्या है? नहीं तो रास्ता शिक्षा के अलावा कुछ नहीं। हम बच्चियों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, अफोर्डेबल पढ़ाएंगे, तो बच्चा शायद, और 21वीं सदी में सबकी सहमत है, 21वीं सदी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की सदी होने वाला है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की सेंचुरी होगा। परंपरागत संसाधन जिनके पास हो तो संपन्न रहेंगे ही, लेकिन नया संपन्नता आएगी नॉलेज के कारण, टैलेंट के कारण, इनोवेशन के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण। मित्रों, यही समय भारत की सही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं यही समय सही समय है। उसके अर्थ है जो आज के बच्चे हैं, जिनकी साइंस एक्सपेरिमेंट हम एक प्रोटोटाइप यहां स्कूल में देखा, कानपुर की स्कूल में देखा, उनके बच्चों की आंखों में स्पार्क देखा। आप लोगों के कंधे में बड़ी जिम्मेवारी है, आपसे समाज की बड़ी अपेक्षा है। आप 2047 की विकसित भारत, आज स्कूल की जो बच्चे हैं उनकी आयु 4 साल से लेके 17-18 साल तक स्कूल में जितने बच्चे हैं, जिस बच्चे को आज 4 साल है स्कूल में आया है, 22 साल के बाद उसको 26 साल होगा। जिस बच्चे को 18 साल आज है, 22 साल के बाद उसको 40 साल होगा। आप अनुमान करिए, आप भी के कंधे में आने वाले 20-25 साल, 21st सेंचुरी के आधार होते होते आप ही नेतृत्व कर रहे होंगे। आपके हाथ में बागडोर रहेगा दुनिया की। मैं समाज नहीं कह रहा हूं, देश नहीं कह रहा हूं, पंजाब नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बागडोर। तब तक शायद एयरटेल जैसे 25 कंपनी की मदरशिप ही हो रहा होगा। आज अगर हम उसके बारे में प्लान करेंगे, हम वंदे मातरम की 150 वर्ष की मनाने की सार्थकता तब आएगी। स्वर्गीय सतपाल मित्तल जी की वटवृक्ष में छाया हमको और मिलेगी, अगर हम उसकी चिंता और उसकी डिजाइन, उसकी प्लान हम आज से करें। ऐसे प्लान डिजाइन आप करोगे, ये मेरा अपेक्षा है, मेरा विश्वास है। आप जिंदगी में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यक्ति की संपूर्ण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए परामर्श देती है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करें, केवल लेटर में नहीं। मैंने आज एक सुझाव दिया है, मैं आपके सामने बच्चे, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सार्वजनिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। परीक्षा नहीं हो रहा है, प्रश्न यानी परीक्षा, परीक्षा यानी डर, डर यानी चुप रह जाना उचित है, क्यों उत्तर दे।
गलती हो जाएगा, गलती हो जाने से थोड़ा फिर मेरे पास में जो बैठा हुआ व्यक्ति, मेरे साथी, वो मेरे को बाद में मजाक करेगा, टीचर डांटेंगे। मैं ऐसे प्रश्न नहीं पूछने वाला हूँ, मैं एक सामान्य प्रश्न पूछने वाला हूँ। आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है स्कूल में? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम्स? ये सब सत्य भारती वाले स्कूल यहाँ बैठे हैं क्या? नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल की स्कॉलरशिप दी गई लुधियाना के स्कॉलरशिप वाला ही है, ये हमारे यही इसी स्कूल के बच्चे हैं। चलो बारी बारी से कहो भाई, आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? हिंदी पढ़ते हैं? आईसीएसई में हिंदी का इंस्ट्रक्शन है? नहीं, सब्जेक्ट करके है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन घर में किस में बात करते हैं? हिंदी या पंजाबी? गवर्नमेंट स्कूल वाले बताएं आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? ये इंग्लिश का है, आप जबरदस्ती इंग्लिश मत कहो। आपके स्कूलों में किस भाषा में पढ़ाया जाता है? पंजाबी में। हिंदी में थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट करके पढ़ाया जाता है। तो कुल मिला के इस पूरा हॉल में बैठे हुए सारे मेरे बच्चे ये पंजाबी जानते हैं। आप भी पंजाबी जानते हैं कि नहीं जानते? स्कूल में पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट करके। तो सब्जेक्ट करके दोनों प्रकार के स्कूल में पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ाए जाते हैं। अगर बात दोस्तों से बात करते हो किस भाषा में बात करते हो? गाली किस भाषा में देते हो? क्या गाली देते हो मैं नहीं पूछूंगा। किसमें गाली देते हो? जब आप खेलते हो खुशी किस भाषा में आप जाहिर करते हो? क्यों करते हो भाई? इंग्लिश में क्यों नहीं करते हो? मजा नहीं आता, यही है ना? पंजाबी में मजा आता है, हिंदी में समझ आता है, और इंग्लिश में थोड़ा इंप्रेशन डालने के लिए बोलना पड़ता है, यही है ना? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि देखो बच्चों को, विषय को, हमें दुनिया को जीतना है। किसको जीतना है? दुनिया में जितने सारे देश है, सारे देशों की कल्याण भारतीय लोगों की कंधे पे है, और विशेष करके मेरे नए पीढ़ी की कंधे पे। जिस लड़के को आज 4 साल की उम्र हुई, जो मेरे बच्चे को आज 5 साल हुई है, 25 साल के बाद वो 30 की होगी, शायद वो ऐसे ही एक वैक्सीन निकालेगी जो दुनिया की कैंसर की समस्या की एकदम समूल उत्पादन कर सकती है, एकदम ठीक कर, निर्मूल ठीक कर सकती है। यह संभव है, यही कि बच्चे कहीं हो, कहीं बैठिए यहाँ। मेरा विश्वास क्या ऊपर? मेरा विश्वास सही है कि नहीं है? यार नहीं कर पाओगे लगता है मेरे प्रश्न को। आप दुनिया की समस्या का समाधान आप ही के बीच में से कोई निकालेगा, ये मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास सही है या गलत है? तो थोड़ा मेरे को समझाने में दिक्कत हो रहा है, मैं अच्छा टीचर नहीं। आप करोगे ना समस्या समाधान? समाधान करोगे, समझोगे तब करोगे ना। समस्या क्या है जब समझोगे तभी तो करोगे ना। ये सारी हाँ जी, मजा है कि नहीं है? जो इंग्लिश हमें सीखना है, मैंड्रिन सीखना है, जर्मन सीखना है, जापानी लैंग्वेज सीखना है, ग्लोबल लैंग्वेज सीखना है, लेकिन समझने के लिए हमें पंजाबी में समझनी है, हिंदी में समझनी है, मदर टंग में समझ, मातृभाषा में समझनी है। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है। मैं आपको आज एक अपील करने आया हूं, कोई ग्लानि में मत रहो। हमें दुनिया में जिसको, विश्व बाजार में जिसको भेजना है, हमें उनको इंग्लिश सिखा के भेजेंगे, मैंड्रिन सिखा के भेजेंगे, जापानीज लैंग्वेज सिखा के भेजेंगे, जर्मन लैंग्वेज सिखा के भेजेंगे। लेकिन नया चीज बनाने के लिए हमें अपने मातृभाषा में समझ बढ़ानी पड़ेगी। भारत की शिक्षा जगत इस काम को अडॉप्ट करे, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपील है, सुझाव है।
ये स्कूल भी उस काम को पूरा करेगी, तब जाके हम समृद्धि के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। मैं आप सबको अंत में निवेदन करूंगा, आज जब वंदे मातरम के हम 150 साल उत्सव मना रहे हैं, आइए हम लोग विकसित भारत के लिए, हमारी देश की अर्थनीति को मजबूत करने के लिए, और हम साम्राज्यवादी लोग नहीं है, हम दुनिया को कष्ट में देकर सुख में रहने वाले लोग नहीं है, हम कष्ट में रह के दुनिया को सुखी रखने वाले लोग हैं। हमारे वहां कोरोना आई थी, हमको चुनौती था, लेकिन दुनिया के 100 देश से ज्यादा देशों को हमने मेडिसिन दिया, फ्री में भी दिया। ये हमारी भारत की संस्था अमूल्य परंपरा पुनः जीवित करने के लिए हम एक स्वदेशी संकल्प करें। मैं सबको निवेदन करूंगा, सब अपने स्थान पे खड़े रहे और दाहिने हाथ सामने लाके शपथ करें। मेरे को आप शपथ करवाने का सौभाग्य आप मेरे को दिलाएं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक एक लाइन पढ़ूंगा, आप उसको दोहराएंगे। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूँ, अपने जीवन में स्वदेशी सोच और नवाचार को अपनाऊंगा और अपने कामों में भारत के लोगों की मेहनत और हुनर का सम्मान करूंगा। नई शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शन में सीखने को जीवन का उद्देश्य और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाऊंगा। मैं भारत के भाषा संस्कृति का सम्मान करूंगा। हर एक कदम पर देश की विकास और प्रगति के लिए प्रयासरत रहूंगा। मैं सीखने और नई तकनीकी का प्रयोग से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाऊंगा और पर्यावरण की रक्षा कर स्वच्छ, हरित और सुंदर भारत बनाने में सहयोग करूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे। So, Nehru Siddhant Kendra Trust organizes Satpal Mittal National Award Program every year. We distribute the awards to people who serve people and institutions who serve society selflessly. And these awards have been going on for many years, and it is one of the initiatives of Nehru Siddhant Kendra Trust. The chief guest this function ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਥ ਦਿਲਵਾਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਦੇ ਰਾਹਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡੀ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲਡ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਟੋਟਲ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਰਥ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਬੈਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਾਈਂਡ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਹੈ
ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਲੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਡ ਡੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਨੀ ਤਾਨੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।